नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल की तह तक चलते हैं। जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है और वो उसकी रिपोर्ट करता है, तो उस रिपोर्ट का होता क्या है? असल में पर्दे के पीछे क्या कहानी चलती है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे आर्किटेक्चर को करीब से समझते हैं। तो सोचिए किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। उन्होंने हिम्मत करके एक रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, लेकिन फिर एक खामोशी छा जाती है। मन में यही सवाल उठता है, अब आगे क्या? ये सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करने की बात नहीं है। ये तो एक लंबी और अक्सर उलझी हुई कानूनी यात्रा की बस एक शुरुआत है। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि वो शिकायत किस रास्ते से होकर गुजरती है। तो इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले वो शुरुआती शिकायत कैसे दर्ज होती है, फिर जांच कैसे शुरू होती है, उसके बाद केस की पूरी इमारत यानी सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर देखेंगे कि केस प्रोसिक्यूशन तक कैसे पहुंचता है और आखिर में इसका अंतिम नतीजा क्या निकलता है। देखिए, किसी भी कानूनी मामले की इमारत एक मजबूत नींव पर टिकी होती है और साइबर फ्रॉड के केस में वो नींव कुछ और नहीं बल्कि वो पहली शिकायत होती है जो दर्ज कराई जाती है। ये पहला कदम है और शायद सबसे जरूरी भी। पर एक बात समझना जरूरी है, हर शिकायत पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। शिकायत को कार्रवाई योग्य यानी एक्शनेबल होना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उसमें इतनी ठोस और भरोसेमंद जानकारी हो कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर सके। हवाई बातें नहीं बल्कि पक्के सबूत। तो एक मजबूत केस बनाने के लिए जांचकर्ताओं को सही सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि क्या संदिग्ध का कोई नाम, ईमेल या वेबसाइट पता है? फ्रॉड हुआ कैसे, इसका पूरा ब्यौरा, पैसों के लेन देन का पक्का रिकॉर्ड और सबसे जरूरी डिजिटल सबूत जैसे स्क्रीनशॉट, मैसेज। और इन सब घटनाओं को एक टाइमलाइन में पिरोना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नींव तो रख दी गई, अब बारी है उस नींव पर सबूतों का ढांचा खड़ा करने की। एक बार शिकायत दर्ज हो जाए तो जांचकर्ताओं का असली काम यहीं से शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। और यहीं पर जांचकर्ताओं के सामने आता है सबसे पहला और सबसे बड़ा रोड़ा, जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। साइबर क्राइम की दुनिया में कोई सरहदें तो होती नहीं। अपराधी किसी दूसरे देश में हो सकता है और पीड़ित कहीं और। तो ये तय करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि आखिर इस केस की जांच करने की जिम्मेदारी किस पुलिस एजेंसी की है। तो ये जांच की प्रक्रिया असल में 4 मेन स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला है छंटाई, जहां ये देखा जाता है कि केस कितना गंभीर है और इसे सुलझाया भी जा सकता है या नहीं। फिर आता है सबूत इकट्ठा करने का दौर। डिजिटल सुराग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सब कुछ खंगाला जाता है। इन सुरागों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जाती है और आखिर में जब सब कुछ साफ हो जाता है, तब ये तय होता है कि कौन सी एजेंसी इस केस को संभालेगी। अब तक जो भी सबूत बिखरे हुए थे, अब उन्हें एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। इस स्टेज में एक एक सबूत को जोड़कर एक मजबूत कानूनी कहानी तैयार की जाती है, एक ऐसी कहानी जो अदालत की कसौटी पर खरी उतर सके। ये बात इस पूरी मुश्किल को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। वाकई ये एक पहेली सुलझाने जैसा ही है। सबूत दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखरे हो सकते हैं और कभी-कभी तो एन्क्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से वो अदृश्य भी हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और हाँ, इसमें वक्त लगता है, बहुत वक्त। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। बैंकों और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से जानकारी निकलवाने में अक्सर हफ्तों या महीने भी लग जाते हैं, खासकर अगर वो कंपनियां किसी दूसरे देश में हों जहाँ के कानून अलग हैं, तो सब्र रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ से केस एक बहुत अहम मोड़ लेता है। अब खेल जांचकर्ताओं के हाथ से निकलकर अभियोजकों यानी प्रोसिक्यूटर्स के पाले में चला जाता है। जांचकर्ताओं का काम था सबूत इकट्ठा करना। अब अभियोजकों का काम है उन सबूतों के दम पर अदालत में आरोप साबित करना। इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जांचकर्ता का सवाल होता है असल में हुआ क्या था, लेकिन प्रोसिक्यूटर पूछता है जो हुआ क्या हम उसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं। सबूत होना एक बात है और उसे संदेह से परे साबित कर पाना बिल्कुल दूसरी। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 95%। प्रोसिक्यूटर कोई भी केस तभी हाथ में लेते हैं जब उन्हें लगभग 95% यकीन हो कि वो केस जीत जाएंगे। अगर सबूत में जरा सी भी कमी है तो वो केस को आगे बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाते। तो चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का, इस पूरी कानूनी संरचना का नतीजा क्या क्या हो सकता है।
अब ये चार्ट देखिए, ये काफी चौंकाने वाला हो सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर केस का फैसला कोर्ट में सजा या बेगुनाही से होता है, पर ऐसा है नहीं। असल में सबसे ज्यादा लगभग 50% मामले प्ली अग्रीमेंट यानी याचिका समझौते में ही खत्म हो जाते हैं, जहां आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सिर्फ 15% मामले ही सजा तक पहुंच पाते हैं। तो फटाफट समझ लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। दोष सिद्धि का मतलब है अदालत में केस जीतना। याचिका समझौता एक तरह का बीच का रास्ता है, और कई बार जब सबूत काफी नहीं होते तो केस खारिज कर दिया जाता है, या अगर संदिग्ध का पता ही न चले तो केस बंद कर दिया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बात बस इतनी सी है कि हमारा पूरा न्याय का ढांचा निश्चितता पर बना है। उसे शायद नहीं, पक्का सबूत चाहिए होता है। ये इसलिए है ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई असली गुनहगार भी सबूतों की कमी की वजह से बच निकलते हैं, और बहुत से मामले कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे क्राइम डिजिटल होता जा रहा है और दुनिया की सरहदें मिटती जा रही हैं, क्या हमारी न्याय की ये पुरानी संरचना उसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाएगी? इसे खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल ही तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।